नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है। कई ऐसी मस्जिद है, कई ऐसी दरगाह है जिनको लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर इससे पहले मंदिर हुआ करता था, इससे पहले यहाँ पर कुछ और हुआ करता था, जिसको लेकर कोर्ट में अर्जियां दी जा रही हैं और कोर्ट उन अर्जियों को एक्सेप्ट भी कर रहा है, यानी कि उस पर मुकदमा सुनने के लिए राजी हो रहा है। और उसको लेकर अब नया विवाद छिड़ा हुआ है। हमने संभल में देखा दोस्तों क्या हुआ कि इधर सुनवाई हुई, उधर ऑर्डर हुए और सर्वे करने के लिए एक टीम पहुंच गई। और उसके बाद क्या कुछ हुआ दोस्तों संभल में, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद अब अजमेर से भी ये आवाज उठने लगी है। जी हाँ, अजमेर शरीफ में भी ये कहा जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह में ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था। इसकी अर्जी लगाई गई कोर्ट में और कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है सुनने के लिए। इसी पर बातचीत करने के लिए प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत भाई, ये देश में अब एक नई बहस छिड़ी हुई है, इसको अब कैसे देखा जाए? पहले संभल, उसके बाद अजमेर। देखिए, जो अभी जो इबादत गाह हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, तमाम सारे हैं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में संभल का मसला हमने देखा। उससे पहले हमने ज्ञानवापी का देखा, कृष्ण जन्मभूमि का मसला चल रहा है, ज्ञानवापी का चल रहा है। ये तीन बड़े ऐसे मामले हैं। इसके दो दो पहलू से मुझे लग रहा है कि हम लोगों को देखना चाहिए। एक, इसका पॉलिटिकल एंगल हम लोगों को समझना पड़ेगा और दूसरा एक तकनीकी पहलू समझना पड़ेगा। दो तरीके से जब बात करेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले इसकी सियासी वजह समझ लेते हैं। अजमेर की बात करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है। उत्तर प्रदेश में मामला ज्यादा गर्म है। उसके पीछे एक तो कारणों को हमको पहले समझ लेना चाहिए। भाई, राम जन्मभूमि का विवाद चला, उसके बारे में साफ तौर पर ये तो मतलब लिखित में है, ऐसी कोई उसमें कोई लुकी छिपी तो बात नहीं है। उसमें सीधे तौर पर था कि भैया इसका जो मसला था वो 1947 के पहले से चल रहा था, कोर्ट में था और इसलिए इस पर जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये एक्ट लागू नहीं होगा। इस एक्ट की बात हम तकनीकी पहलू में करेंगे लेकिन सबसे पहले सियासी पहलू जो तमाम सारे लोग कह रहे हैं और विपक्ष भी इसकी आवाज उठा रहा है और तमाम सारे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो भी इसको अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकमात्र हिस्सा ऐसा था पश्चिम का जहां पर मंदिर जैसा कोई ऐसा बड़ा विवाद अभी तक नहीं था। अभी तक कोई ऐसा बड़ा विवाद सामने नहीं आया था। आप देखिए, जिस भूगोल में यह घटना घटी है वहां पर आबादी, जो मुस्लिम आबादी है वो मुस्लिम हिंदू आबादी को डोमिनेट करती है। यानी कि मुस्लिम बाहुल इलाके में एकदम आप समझिए हॉटस्पॉट में इस तरीके की घटना होना। और आप देखिए भाई, 19 तारीख को 8 लोग जाते हैं याचिका डालने, जिसमें हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और तमाम लोग हिंदू पक्ष के। सुबह सुबह याचिका पड़ती है और 1:30 बजे तक अदालत उसकी सुनवाई पूरी कर लेती है। संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1:30 बजे तक उसकी सुनवाई पूरी कर लेता है और उसके बाद में 5:30 बजे तक सब कुछ मामला फुल एंड फाइनल हो जाता है, सर्वे वर्वे सब हो जाता है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ 24 तारीख को। 24 तारीख को 9:30 बजे के बाद से जो हिंसा शुरू हुई उसका खामियाजा न सिर्फ पूरे संभल ने भुगता, बल्कि मुझे लगता है कि सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी आने वाले वक्त में इसके कई कड़े सवाल पूछे जाएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका है। न सिर्फ संभल का बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका गई थी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत जो याचिकाएं हैं पड़ी हुई हैं उन पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, क्योंकि अब हर कोई दावा कर दे रहा है किसी भी मस्जिद पर, किसी भी मंदिर पर। बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखी थी अरशद मदनी ने। उसके बाद में ये बात रही गई हो गई, लेकिन फिर अब देखिए किस तरीके से हिंदू सेना ने वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी दावा ठोक दिया और कह दिया कि भैया ये संकट मोचन महादेव मंदिर है। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया। देखिए,
एक फैसला सीधे तौर पर जो तकनीकी फैसला ज्ञानवापी का पर सुनवाई करते हुए जिस तरीके से पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा था, बाकायदा कहा था कि सर्वे करने में क्या दिक्कत है, सर्वे हो जाने दीजिए, इससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, फैसले जब भी आएंगे, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन ये सर्वे समाज में और सोसाइटी में कितना ज्यादा नफरत घोल रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ सर्वे नहीं होता है, यहाँ सिर्फ मस्जिद के पास जय श्री राम के नारे भी लगा दिए जाते हैं। भाई अगर वहां पर 20-30 लोगों की भीड़ ने संभल में जय श्री राम के अगर नारे नहीं लगाते तो क्या बिगड़ जाता, और क्यों लगाए? और सवाल यह है कि संभल में जिन्होंने नारे लगाए वो कहां विलुप्त प्राय हो गए, कहां गायब हो गए, वो प्रशासन की हिट लिस्ट में क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि कभी भी आप अपने जिस धर्म को आप मानते हैं आप उस धर्म के नारे लगाइए, लेकिन समय क्या है, सिचुएशन क्या है, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 10:30 बजे के आसपास वो नारे लगते हैं दिन में, यानी कि हिंसा शुरू होने के 1 घंटे बाद। यह नहीं कहा जा सकता कि नारों की वजह से हिंसा भड़की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंसा के बीच में इस तरीके के नारे क्यों लगाए गए? इससे हिंसा रुकेगी तो नहीं मुस्लिम बाहुल इलाके में। नहीं, ठीक बात है प्रशांत भाई आपकी, लेकिन अब देखिए मेरा सवाल ये है कि अब संभल में ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसके बाद ताजमहल को बता दिया जाएगा ये शिवालय है, उसके बाद जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद को कुछ बता दिया जाएगा, फिर दिल्ली के कुतुब मीनार चले जाएंगे। तो ऐसे तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है ना। ये अगर देखिए कोर्ट में अगर ये मामले एंटरटेन होते रहे तो हर कोई भी उठेगा और कह देगा कि साहब यहाँ ये था, एक रेट दायर हो जाएगी, एक वहां पर अर्जी लगा दी जाएगी कोर्ट में और उसमें सुनवाई होती रहेगी। और कहीं अब सर्वे की नौबत आ गई, सर्वे की बात कह दी गई, तो उसके बाद तो आप देख ही लीजिए संभल में क्या हुआ है। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसकी जिम्मेदारी तो हम सबकी है ना, चाहे वो आम जनता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोर्ट हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल एकदम सही जवाब है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस लेयर में आप देखिए, इन सारी लेयर्स में सबसे पहले पायदान पर कौन खड़ा है? या तो न्यायपालिका खड़ी है, या तो फिर विधायिका खड़ी हुई है, नेता हमारे नेता लोग खड़े हुए हैं, या फिर कार्यपालिका है ना। लेकिन आप देखिए कि वहीं से सारी चीजें कंट्रोल कैसे हो रही हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के जिस कथन की बात कही है वो सिर्फ और सिर्फ ओरली है, मौखिक तौर पर उन्होंने कहा था, अपनी टिप्पणी की कोई रिटन ऑर्डर नहीं है उसका। सिर्फ उसको नजीर मान लेना, उसको नजीर बना देना, ये भी अपने आप में एक बड़ा घातक है। एक सोसाइटी में हम क्या संदेश देकर के जा रहे हैं। और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम सारे बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर भाई साहब आप मस्जिद खोद रहे हैं तो थोड़ा सा और गहरा खोद दीजिए, वहां पर बौद्ध मठ निकल आएंगे। बौद्ध मठों पर मंदिर बनाए गए हैं। तो अगर इस तरीके से सब कुछ खुदने लगा, अगर आपने इतिहास कुरेदने लगे आप, तो इतिहास कुरेदने का मतलब ये है कि ये देश एक बार फिर से बहुत पीछे चला जाएगा। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूं, अगर इतिहास कुरेदने लगे और यही बात कोई और दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर ये कह दे कि यहाँ पर साहब ये नहीं था, ये था, यहाँ पर मंदिर नहीं था, यहाँ पर मस्जिद थी, तो क्या अब देश में क्या एक अजीब सी स्थिति नहीं बन जाएगी, एक अजीब सा माहौल नहीं बन जाएगा? और मैं अगर गौर खुल के बोलूं तो एक भय का माहौल नहीं बन जाएगा क्या? देखिए हरिशंकर जैन एंड कंपनी टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों ने मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 1-2 दर्जन ऐसे मामले इन्होंने याचिका डाल रखी हैं। एक खत्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। अब आपने हिंदू सेना का नाम सुना कभी? आपको पता है ये कौन है गुप्ता जी जिन्होंने ये याचिका डाल दी वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर? मुझे लगता है कि आधे तो हिंदू वहां जाते हैं, पहले अजमेर जाएंगे, उसके बाद में उसके आगे 7.5 किलोमीटर आगे, 9 किलोमीटर आगे पुष्कर धाम है, वहां जाते हैं। वहां पर आरएसएस के लोग चादर भिजवाते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भिजवाते हैं। हाँ। तमाम हिंदू लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो लोग जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। और वहां पर इस तरह की अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या है। हालांकि वहां के जो अभी वो हैं चिश्ती साहब, उन्होंने ये बयान दिया है।
आप ही ने उस पर एक स्टोरी भी की है, उसी में उन्होंने बयान भी दिया है कि ये जो है सस्ती लोकप्रियता है, ये पब्लिसिटी स्टंट है। सवाल ये है कि अगर ये सस्ती लोकप्रियता है तो इस सस्ती लोकप्रियता को सस्टेन क्यों कराया जा रहा है? सस्ती लोकप्रियता है तो आप उसको खारिज कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। वो सस्टेन हो रही है कोर्ट में, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, इन सारी याचिकाओं का मतलब कोई नहीं निकलना है, सिर्फ सोसाइटी को टेंशन देना है। सिर्फ एक लाइन की बात कह देनी है, सदन के भीतर सदन से एक लाइन पास करवा देनी है कि भैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991, हमको उसी पर कायम रहना पड़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है भाई? 1947 में जब इस देश को आजादी मिली तो यह तय हुआ कि भैया 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जहां है, जिस स्वरूप में है, जिस धर्म के लोगों को मानने का धार्मिक स्थल है, वो वैसा ही रहेगा, उस पर कोई इफ और बट नहीं होगा। राम जन्मभूमि विवाद सिर्फ एकमात्र अपवाद था, क्योंकि उसका जो मामला था वो 1947 से पहले से चला आ रहा था, कोर्ट में विचाराधीन था। तो अब उसके बाद आप देखिए किस तरीके का ये, इसको आप चूक कह लीजिए। देखिए तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप एक लूप होल दे देंगे, भले वो अब किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, इतने बड़े पद पर बैठ करके अगर हमारे बड़े बड़े लोग, कानून के जानकार, कानून के विशेषज्ञ लोग अगर इस तरीके की बात कह देंगे और उसी मौखिक बात को सीधे तौर पर अगर कानून मान लिया जाएगा, तो आप सोचिए हजारों लाखों की तादाद में याचिकाएं पड़ेंगी। अभी मस्जिद के मंदिरों के ऊपर बनी मस्जिदों पर पड़ रही हैं याचिकाएं, फिर पढ़ने लगेंगे कि भैया बौद्ध मठ के पुत्र, तमाम बहुत, आप देखिए लगातार इस पर चर्चा हो रही है। ये जो मंदिर है, उत्तराखंड के तमाम सारे मंदिर हैं, आप तमिलनाडु का मंदिर है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर दावा किया जा रहा है कि ये भैया बौद्ध मठ थे और यहाँ पर मंदिर बनाया गया, बौद्ध मठों को गिरा करके हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाए। तो अब तो फिर शुरू हो जाएगा ना सिलसिला। मैं वही कह रहा हूं ना, तो अभी मस्जिद के अच्छा खिलाफ याचिकाएं पड़ रही हैं, फिर बौद्ध मठ वाले आएंगे, वो मंदिर के खिलाफ याचिकाएं डालेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। मैं यही कह रहा हूं प्रशांत भाई कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, और इससे तो माहौल और बिगड़ेगा ना भाई। एक समुदाय अगर उसके पक्ष में फैसला आया तो दूसरा समुदाय, भाई राम मंदिर एक अलग मुद्दा हो सकता है, एक अलग मसला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर किसी की आस्था का विषय है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो राम मंदिर जो हुआ वो हो गया, लेकिन उसके बाद अब ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा मान लीजिए सर्वे हो जाता है और उसमें कुछ निकल भी आता है, मान लीजिए कुछ उसमें कुछ एएसआई को दिख जाए कि यहाँ पर ये इतने साल पुराना पत्थर है और यहाँ पर ये हुआ था वो हुआ था, उसके बाद क्या वो मस्जिद को हटा दिया जाएगा? उसके बाद क्या होगा? देखिए धर्म का मूल एक ही है, सही जगह आप भैया देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मठ थे, हिंदू राजा आए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि ठीक है यहाँ पर एक पूजा स्थल था, पूजा स्थल पे ही अगर पूजा स्थल का निर्माण करें तो पवित्र जगह है, वहीं पर होना चाहिए। क्या यही बात मस्जिद के मामले में भी हो सकती है कई जगहों पर जहां जहां दावा किया जा रहा है? मान लीजिए अगर है भी, तो भी क्या आप पूरा इतने सालों से चला आ रहा व्यवस्था को आप कानून को धता बता देंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए ये तो ये टेक्निकल जो इसका एस्पेक्ट है वो तो है ही है। सामाजिक ताने बाने को भी बड़ा नुकसान होगा और नफरत फैलेगी इससे सोसाइटी में, ये चीजें तो हैं। ये साथ में अगर इसके पॉलिटिकल पहलू को भी समझना बहुत जरूरी है। ये सारी अच्छा बातें कहां से निकल करके आ रही हैं? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होनी शुरू हुई, अचानक से हिजाब का मुद्दा चला आता है और वो मतलब सालों साल तक वहां पर हिजाब का मसला सबसे नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, बाद में कांग्रेस पार्टी ने वहां सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है, राजस्थान में ही क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश से ही इस तरीके की क्यों घटनाएं आ रही हैं सामने? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को और ज्यादा नुकीला और ज्यादा धारदार बनाने की कोशिश कर रही है सियासी तौर पर? हमको और आपको ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है प्रशांत भाई, बिल्कुल ठीक बात है, और ये वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
यहाँ पर बाकी देश विकसित देश जो हैं और जो नहीं है वो विकसित देश होने की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर मंदिर है कि मस्जिद है, हम उस पर उलझे हुए हैं। ठीक बात है, आस्था का विषय है, किसी को आहत नहीं होना चाहिए, और आस्था का विषय है, और अपनी अपनी आस्था आप जाहिर कीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उनका सम्मान है। लेकिन हमें और चीजों में ध्यान लगाना चाहिए, सरकारों से सवाल करना चाहिए कि हमारे देश में ये काम नहीं हुआ, ये आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगी। लेकिन आज हम चर्चा किस पे कर रहे हैं वो आपके सामने है। बिल्कुल प्रशांत भाई, जल्दी से, समय नहीं है, बहुत जल्दी से कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भारतीय जनता पार्टी की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स पे, क्योंकि एक एस्पेक्ट कवर हुआ, दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातीय गोलबंदी के फेर में 2024 में फंसी, उसके बाद से उसको लग रहा है कि 27 का जो चुनाव है उसके लिए गले की फांस बन जाएगा, और जातीय जातीय धुरी पर अगर भारतीय जनता पार्टी वापस लौटी तो बहुत बुरा हारेगी चुनाव, ये भी तय मान लीजिए आप। इन 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, इन 9 सीटों पर उपचुनाव को आप मुख्य चुनाव से मत कंपेयर कीजिए। नहीं, ये वो तो हम प्रशासन का सबको चुनाव पता है। होता है, और ये बच्चा बच्चा जानता है, जो जरा सा भी पॉलिटिक्स में और राजनीति में दिलचस्पी रखता है, ये प्रशासन का चुनाव होता है। यहां से नैरेटिव नहीं सेट होते, बिल्कुल यहां से सरकारें नहीं बिल्कुल। बदलती हैं। तो आप ये समझिए कि ये सारी चीजें जो आप बटेंगे कटेंगे, उसके बाद में इस तरीके की घटनाएं हो जाना, संभल से लेकर के अजमेर तक, ये एक एक ऐसी परिधि के तरफ चारों तरफ घुमा रहा है सोसाइटी को, जिससे कहीं ना कहीं उस तरीके की राजनीति करने वाले दलों को फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत भाई, बिल्कुल, और एकदम सही बात है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है। पहले संभल देखा हमने, और अब अजमेर की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।